तो इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो बात यह है कि जो बेबी पेंगुइन आदित्य ठाकरे जी को कहा जाता है बेबी पेंगुइन, तो नीतीश राणे और नारायण राणे का कहना है कि दिशा सालियान की मोबाइल लोकेशन, आदित्य ठाकरे की मोबाइल लोकेशंस को चेक करना चाहिए। और आदित्य ठाकरे ने इस बारे में बताया कि उनके परिवार का बार बार इसमें नाम घसीटा जा रहा है सुशांत के पूरे मुद्दे में। उनके परिवार का उनका सुशांत के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बताया कि काफी निचले स्तर की राजनीति हो रही है। ऐसी निचले स्तर की राजनीति कभी किसी स्टेट में कहीं पर भी नहीं हुई है जितने निचले स्तर की राजनीति जो इन लोगों के साथ में हो रही है। उन्होंने बताया कि ये बहुत ही गंदी राजनीति उनके परिवार का, और उनका नाम बार बार घसीटा जा रहा है। बहुत ही गंदी राजनीति उनके परिवार के साथ में हो रही है, उनका भी नाम घसीटा जा रहा है। उन्होंने कहा इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सुशांत का केस अगर चलता है तो चलता रहे, जांच होती है तो होती रहे, मगर मेरा नाम इसमें ना घसीटा जाए, ऐसे आदित्य ठाकरे ने सामने निकल के कहा है। कहने तो बात की बात है, लेकिन उद्धव ठाकरे जी भी मोदी सरकार पर पलटवार कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि ईडी और सीबीआई का नाम ले लेकर, ईडी और सीबीआई की मदद ले लेकर जो है केंद्र सरकार अपने विरोधियों का टारगेट करती है। केंद्र सरकार हमेशा ही ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है, लोगों को मुंह की खाने के लिए मजबूर करती है और लोगों को जो है अपनी ताकत का अंदाजा दिखाती है। ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई को, सॉरी इंटरनेट चला गया था, तो ईडी और सीबीआई को बॉर्डर पे भेज देना चाहिए, ऐसे आदित्य ठाकरे का कहना है। आदित्य ठाकरे का ये कहना है कि अगर इतना ही ईडी और सीबीआई पर केंद्र सरकार का भरोसा है और केंद्र सरकार के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बन के ईडी और सीबीआई दूसरी पार्टी के नेताओं को, दूसरी पार्टी के सरकारों को और दूसरे राज्यों के बड़े नेताओं को और उद्योगपतियों को अगर ईडी और सीबीआई परेशान, प्रताप सरनाइक के बेटे को जब ईडी ने उठा लिया तो जो हमारे प्रवक्ता है उन्होंने ये कहा, हमारे जो शिवसेना की प्रवक्ता है, जब ईडी ने उठा लिया प्रताप सरनाइक के बेटे को, तो शिवसेना के जो प्रवक्ता है संजय राउत, जो सामना मुखपत्र के संपादक भी है, उन्होंने कहा है कि शुरुआत आपने की है तो अंत हम करेंगे। इस तरह से संजय राउत जो है लगातार धमकाने में लगे हुए हैं। संजय राउत जो है बुरी तरह से धमकाने में लगे हुए हैं और संजय राउत ने इस तरह से पलटवार किया है। उद्धव ठाकरे जी ने भी उन्होंने कहा कि बीजेपी की जो राजनीति है वो डराने वाली राजनीति है और बीजेपी की डराने वाली राजनीति से वो डरने वाले नहीं है, ऐसा उद्धव ठाकरे ने कहा है। और संजय राउत ने भी इसी तरह से कुछ बिल्कुल गरियाए हुए अंदाज में बात की। कल कंगना रनावत को जब हाईकोर्ट की तरफ से रिलीफ मिली सैटरडे को, तो संजय राउत ने भी कहा कि अब उन्हें नई कानून की किताबें शायद पढ़नी पड़ेगी जिसमें कंगना रनावत जैसी एक्ट्रेसेस को न्याय मिलता है और हम लोगों को जो है बुलडोजर घुमाने की वजह से इस तरह से फटकार लगती है, तो हमने बुलडोजर घुमा के कोई गलत काम नहीं किया है। इस तरह से आदित्य ठाकरे भी निकल के सामने आए हैं, उद्धव ठाकरे भी निकल के सामने आए हैं और संजय राउत भी धमकाने के लिए सामने निकल के आ गए हैं। सोशल मीडिया पे तो ये भी ट्रेंडिंग चल रहा है कि शिवसेना की जो राजनीति है वो डराने और धमकाने वाली राजनीति है। शिवसेना जो है डरा के धमका के लोगों के अंदर अपना डर पैदा करना चाहती है। सुशांत सिंह के मामले में जो है ना तो मुंबई पुलिस और ना ही महाराष्ट्र प्रशासन किसी भी तरह से हेल्पफुल है, किसी भी तरह से महाराष्ट्र प्रशासन, किसी भी तरह से मुंबई पुलिस जो है वो सुशांत के केस में हेल्पफुल नहीं है। और रिपब्लिक भारत के जो पत्रकार है वो जब फार्म हाउस पे गए थे उद्धव ठाकरे के, तो उनको वहां से भगा दिया गया था। मतलब उनको कहा था कि उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, एक और 1000 रिपब्लिक चैनल के पत्रकारों पे केस भी दर्ज करा दिए गए। मतलब फार्म हाउस पे जाना, वहां की प्राइवेसी को जानना भी जो है उद्धव ठाकरे और जो उद्धव ठाकरे की जो वहां पर वर्कर्स है उनको पसंद नहीं है। उन्होंने कहा है कि साहब का बंगला है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है वहां पर काम करने वाले लोगों ने कि ये बंगला जो है उद्धव ठाकरे जी को बिलोंग करता है या ठाकरे परिवार से बिलोंग करता है। इतना भी बताने की उन लोगों के पास में परमिशन नहीं थी वहां पर स्टाफ जो काम करने वाला था फार्म हाउस पर। तो ये सारी बातें निकल के सामने आ रही है। अगर अर्नब गोस्वामी का अगर हम केस देखेंगे अब निकल के, तो 1450 पन्ने की चार्जशीट अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दायर, 1450 पन्नों की चार्जशीट अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दायर हो गई है और अर्नब गोस्वामी को फ्रॉड करार दे दिया गया। अक्टूबर में टीआरपी फ्रॉड में जब परमवीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उसी मैटर को आगे बढ़ाया गया है। रिपब्लिक मीडिया, न्यूज नेशंस और भी कई बड़े चैनलों के इसमें नाम है और ऐसे मेरे ख्याल से ऑल टुगेदर इसमें 8 चैनल्स के नाम है और ये 8 चैनल जो है फर्जीवाड़े के आरोप है इनके ऊपर। इनको जो है एक तरह से हम कह देंगे तो
सबूत मिटाने के आरोप भी रिपब्लिक चैनल पर हैं कि जिस तरह से इन्होंने सबूत मिटाए हैं। जब अक्टूबर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद में रिपब्लिक चैनल ने सबूत मिटाए हैं। इन लोगों ने पैसा देकर हंसा रिसर्च की जो टीम है उन्होंने बताया कि उन्होंने पैसा देकर जो है अपने टीआरपी बॉक्सेस लगवाए थे, जिसमें उनका ही चैनल चलता था। इन्होंने लोगों को टीवी भी मुहैया कराए, इन्होंने जिसमें फॉर्जरी के आरोप अर्नब के साथ में, रिपब्लिक मीडिया के साथ में और दूसरे 7 चैनलों पर है। मतलब ऑल टुगेदर 8 चैनल्स पर इस तरह के आरोप हैं। और इसमें एफआईआर दर्ज कराने के लिए मुंबई पुलिस ने एफआईआर को रद्द कराने के लिए जो है अर्नब गोस्वामी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। देखते हैं कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या सजा सुनाता है। लेकिन ये 8 चैनलों के जो मालिक है, ऑनर्स जो है वो वांटेड है और ये आटो ऑनर्स जो है वो किसी भी समय गिरफ्तार हो सकते हैं। तो क्या अर्नब गिरफ्तार होंगे, ये भी एक बड़ा पेच है कि अगर अर्नब गिरफ्तार होंगे तो बाकी 8 चैनल्स के, अगर दूसरे ऑनर्स गिरफ्तार होंगे, दूसरे चैनल्स के ऑनर्स अगर गिरफ्तार होंगे तो फिर अर्नब भी गिरफ्तार होंगे, और अगर अर्नब गिरफ्तार होंगे तो और चैनल के ऑनर्स भी गिरफ्तार होंगे। इस तरह से 8 चैनल के ऑनर्स जो है एक साथ गिरफ्तार हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने जो है ये केबल ऑपरेटर्स के साथ में मिलकर किड्स सेक्शन में भी इनके चैनल चल रहे थे और न्यूज सेक्शन में भी ये चैनल्स चल रहे थे। तो किड्स और न्यूज दोनों ही सेक्शन में चैनल चलने की वजह से इन लोगों को प्राथमिकता मिलती थी और इन लोगों ने एक सेटअप किया हुआ था केबल ऑपरेटर के साथ मिलकर, जिसमें 30 सेकंड से पहले इनका चैनल चेंज नहीं हो सकता था। तो इस वजह से भी इनका टीआरपी जो ग्राफ है वो बहुत ऊपर चला गया, जिसकी वजह से बताया जाता है कि फर्जीवाड़े के आरोप इन पे लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल अर्नब गोस्वामी, उनकी पूरी टीम जो फर्जीवाड़े के आरोप से सीधे मना कर रहे हैं कि हमें नहीं पता कि ये फर्जीवाड़े के आरोप कैसे लगे, क्या लगे, लेकिन फर्जीवाड़े के आरोप तो लगे। देखते हैं कि इन ऑटो चैनल्स के ऑनर्स को कौन बचा पाता है। मामला काफी इंटरेस्टिंग होगा, दिलचस्प होगा, आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं कि केंद्र सरकार जो किसानों के आंदोलन पर ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि अमित शाह का फोन गया था, उनके जो किसानों के नेता गुरनाम सिंह चटूरी ने बताया है कि अमित शाह का फोन गया था किसानों के लीडर्स के पास में और अमित शाह बात करना चाह रहे थे किसानों से। लेकिन अब इस बार किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं है कि आखिरकार वो क्या बात करेंगे। अमित शाह की टीम ने बूटा सिंह को भी कॉल किया था, और गुरनाम सिंह चटोरी को भी कॉल किया था, मगर अब किसान जो है बात करने के मूड में। तो क्या हम कह सकते हैं कि सीधी तरह से सरकार पर विश्वास करने के मूड में इस बार किसान नहीं है, क्योंकि पिछली बार सरकार पर विश्वास करके किसानों ने देखा सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं थी। अभी भी सरकार कह रही है कि सिंघो टिकरी बॉर्डर से हट जाइए, पीछे चले जाइए और बुराड़ी चले जाइए और फिर हम उसके बाद आपसे बात करेंगे। मतलब सरकार अपनी ईगो में है, सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है, सरकार किसानों से बात नहीं करना चाहती। सरकार कहती है कि आप पहले बुराड़ी जाइए, उसके बाद आपसे बात करेंगे। किसानों ने बताया है पिछले रात एयरपोर्ट्स भी बंद कर दिए और दिल्ली में आने वाले 5 रास्तों को सीज कर दिया। मतलब जितने रास्तों से आप दिल्ली में एंट्री कर सकते थे सारे रास्तों को किसानों ने सीज कर दिया है, मगर सरकार टस से मस नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री ने कल बनारस में देव दीपावली मनाई, दुनिया भर की बातें की, दुनिया भर की उन्होंने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई उन्होंने 4 तारीख को। हर तरह की बात वो कर सकते हैं, लेकिन किसानों की बात नहीं करते। उल्टा मोदी जी और उनके नेता तो किसानों को कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि ये जो बिल है फार्मर में लगी हुई है कि फार्मर्स बिल जो है वो बहुत किसानों के लिए इंपॉर्टेंट। कल देव दिवाली मनाते हुए बनारस से मोदी जी ने यही बताया कि जो 3 फार्मर्स बिल है कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बताया कि किसानों के बीच में जो है भ्रम फैलाया जा रहा है और जो मीडिएटर होते हैं वो किसानों के विषय में इस तरह की अपने फायदे के लिए भ्रम फैला रहे, जैसे किसानों को कुछ पता ही नहीं है। किसानों ने दुनिया देखी है, किसान कानून जानते हैं, सब कुछ जानकर किसानों के जो नेता है वो काफी पढ़े हुए नेता है, जिसमें बूटा सिंह है, जिसमें गुरनाम सिंह चटूरी है। ये लोग काफी ज्यादा पढ़े लिखे और काफी ज्यादा समझदार लोग हैं। तो सरकार ऐसे नहीं कह सकती कि किसानों को भ्रमित किया जा सकता है, किसानों को कोई भ्रमित नहीं कर सकता। किसान सिर्फ अपनी जो बेसिक आय है उसको बचाना चाहते हैं। किसान एमएसपी चाहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहते हैं, जिसको सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी ने भी बताया कि कृषि सुधारों के लिए जो है इससे नए विकल्प मिलेंगे किसानों को, इन बिलों से किसानों को नए ऐसे कौन से विकल्प मिल जाएंगे उसके बारे में मोदी जी बात नहीं करते। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो टैक्सी यूनियन जो है
टैक्सी यूनियन भी किसानों के साथ में आ सकती है और टैक्सी ओला उबर और ट्रक और बस ड्राइवरों की भी हड़ताल जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो सकती है अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो किसान के नेता जगमोहन सिंह जो है उन्होंने बताया है, जो किसानों के नेता है पंजाब से जगमोहन सिंह ने बताया है कि मोदी जो है अपनी ही मन की बात करते रहते हैं, किसानों की मन की बात मोदी जी ने नहीं सुननी है और सुनते ही नहीं है। अगर किसानों की मन की बात मोदी जी सुनते तो पिछले संडे जब मन की बात मोदी जी ने की तो मोदी जी किसानों की भी बात मन की बात में कर सकते थे, लेकिन किसानों की बात जानने की या किसानों की मन की बात के बारे में, किसानों की तकलीफों के बारे में जो किसान जी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मोदी जी जो है वो अपने ही मन की बात करते रहते हैं। इस तरह से जगमोहन सिंह जो है किसान नेता, उन्होंने बताया। योगेंद्र यादव जो एक समाज सेवक है और प्रोफेसर भी है और किताब भी लिखते हैं, उन्होंने भी बताया कि हम डटे रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। सरकार भले हमें पीछे करने के लिए कोशिश करे लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हम डटे हुए हैं। और अगर मोदी सरकार समझती कि उनका भ्रम है कि हम पीछे हट जाएंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। योगेंद्र यादव ने इस तरह से कहा। नीतीश कुमार जी ने कहा कि दिल्ली के आसपास के जगह पे जो